हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद संदीप। आज 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी मेजरमेंट, क्या हम रेफरेंस लेके चलेंगे, सब आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। देखिए आपको 3 डायग्राम दिख रहे हैं, तो 3 ही केसेस होंगे। इसमें क्या कर रखा है हमने, मेटल रॉड को डिप कर रखा है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, और वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन उसी मेटल आयन का होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे जिंक रॉड ले रहे हो तो आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसके अंदर कौन सा आयन हो, जिंक 2 पॉजिटिव। मतलब आप ZnSO4 ले सकते हो। और अगर आप कॉपर लेके चल रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वो लेना है जिसके अंदर उसका आयन प्रेजेंट हो, कॉपर सल्फेट। अगर आप सिल्वर रॉड लेके चल रहे हो तो Ag पॉजिटिव का, जैसे AgNO3, वो लेके चलना है। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या पॉसिबिलिटी है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर ये मेटल रॉड M है, M या तो M लिखा हुआ, अगर ये मेटल रॉड M है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जो मेटल आयंस हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो हो सकता है इस मेटल रॉड के साथ हिट करें और एज इट इज वापस चले जाएं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस ना करे। इस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे शो नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं होगा। केस सेकंड की बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन प्रेजेंट थे वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन करके इस मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते जाए M की फॉर्म में। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका मतलब वो लॉस किसने किए होंगे, वो मेटल रॉड ने लॉस किए होंगे। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मेटल रॉड पे यहां पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये कौन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो आए थे, जैसे जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो मेटल रॉड पे यहां क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लॉस कर रहे हैं ना उसने, और ये गेन कर रहे हैं तो इनका पॉजिटिव चार्ज दूर हो रहा है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज मानेंगे हम इनको। तो इस पे पॉजिटिव, इन पे नेगेटिव, मतलब चार्ज डिफरेंट है, चार्ज सेपरेशन है। यहां आते हैं थर्ड केस में, हो सकता है जो मेटल रॉड ने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, वो इलेक्ट्रॉन कोई भी ना गेन करे और वो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड पड़े रहे। यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके अराउंड पड़े रहे, और जो मेटल आयन सॉल्यूशन में था हो सकता है वो गेन ही ना करे, क्योंकि यहां इसने लॉस करे, सॉल्यूशन वाले ने गेन कर लिए, तो चार्ज में डिफरेंस आया। अब वो तो पड़ा है एज इट इज N पॉजिटिव की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ही पड़े हैं, तो हम रॉड पे कौन सा चार्ज मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो इन दोनों केस में, इस केस में देखिए मेटल रॉड पे पॉजिटिव जनरेट हुआ, इसका पॉजिटिव खत्म हुआ, तो चार्ज का क्या आया, सेपरेशन। इसमें मेटल रॉड पे नेगेटिव जनरेट हुआ, आयन के अंदर पॉजिटिव पड़ा है, इसमें भी क्या आया, चार्ज का सेपरेशन, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। जब ऐसी कंडीशन आती है तब मेटल रॉड और उसके आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। इट इज द इलेक्ट्रिकल potential difference set up between metal rod and its ions present in electrolytic सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जो उसके आयन है और मेटल रॉड, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक और डेफिनेशन बन सकती है, इट इज द
tendency of an electrode means metal rod, of an electrode to lose या lose कैसे, to lose or gain electrons when it is dipped in electrolytic solution of its ions। तो ये डेफिनेशन बन सकती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, दोनों ही डेफिनेशन सही है। अब बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे उसको कब मेजर करते हैं, या पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स इसके होंगे टू। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेकंड होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, जब मेटल रोड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। व्हेन मेटल रॉड लॉस इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ये करवाऊंगा मैं आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको रेफरेंस लेके चलते हैं जब मेजर करते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई मेटल रोड लॉस करती है इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसको नाम दिया जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और इसकी अगर हम बात करें, व्हेन मेटल रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विद रिस्पेक्ट टू अगर गेन करती है तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। क्या डिफरेंस है इनके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में, तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनमें सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर कहीं ये लिख रही हो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर मेजर करना हो तो नाम क्या बन जाता है इसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड किस पे करता है, सबसे पहले डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। सेकंड, टेम्परेचर पे, थर्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, तीनों में डिपेंड करेगा। और फोर्थ आप प्रेशर भी लिख सकते हो, तो अगर आप क्या करो, किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन, अगर आप, ये तो कॉमन फैक्टर है, अगर आप क्या करो किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये फिक्स कर दो 1 मोलर, ये आप फिक्स कर दो 298 केल्विन रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर आप फिक्स कर दो 1 एटमॉस्फेयर। उस केस में जब आप मेजर करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर ये फिक्स करते हो तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाता है। देखिए, अगर किसी मेटल इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन हो रही है तो अकेले को आप मेजर नहीं कर सकते, किसी की रिडक्शन हो रही है तो भी आप उसको अकेले को मेजर नहीं कर सकते। आपको इसके लिए नीड पड़ेगी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। किसकी नीड पड़ेगी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वैसे तो
3-4 होती है, बट हमारे सिलेबस में है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अलावा अगर कोई पूछे आपसे तो कैलोमल इलेक्ट्रोड, क्या होता है? कैलोमल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड भी यूज होती है, ग्लास इलेक्ट्रोड ये यूज होती है रेफरेंस की फॉर्म में, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। जनरली आजकल क्या यूज करी जाती है? कैलोमल। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या फिर इसको कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। क्या होता है इसकी बनावट देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक इस तरीके की एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर फिल कर रखी होती है हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे। 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हमें पूछा जाए कि 1 बार के अंदर एटमॉस्फेयर कितने होते हैं तो 0.987 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बड़ा यूनिट है, बार थोड़ा सा छोटा है, 0.98 अप्रोक्सीमेट 1 की इक्वल ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और टेम्परेचर हम बता देते हैं, टेम्परेचर कितना लिया जाए? 298 केल्विन, 298 केल्विन। जो सॉल्यूशन लेना है वो HCl लेना है जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। और ये एक वायर है, कनेक्टिंग वायर है, और यहाँ पे प्लेटिनम की फॉयल लगा रखी है जिसको प्लेटिनम ब्लैक के साथ कोटेड कर रखा है। क्यों कर रखा है? वैसे तो प्लेटिनम क्या करता है? रिएक्टिव है नहीं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो प्लेटिनम ब्लैक और ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा ताकि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट ना कर पाए। हाँ जी, इसने सिर्फ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाना है। जिस इलेक्ट्रोड की आपको चेक करनी है इसको सिंपली उठा के उसके साथ कनेक्ट कर दो बस, और रास्ते में लगा दो इनके वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आई है, वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि किस साइड पे रिडक्शन है, किस साइड पे ऑक्सीडेशन है, क्योंकि हम वोल्ट मीटर के टर्मिनल भी तो कनेक्ट करेंगे ना, एक इसके साथ और दूसरा जिस इलेक्ट्रोड का चेक करना है। अगर गलत कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगा दिया, उधर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगा दिया, तो वो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा, रीडिंग आएगी नहीं, तो हमें पता चल जाएगा हमने गलत जोड़ा है। फिर हम अपोजिट करके जोड़ के देखेंगे, तो 2 बार जोड़ के देखना, हो सकता है पहली बार में रीडिंग आ जाए। हाँ जी, और क्या है? हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है प्लेटिनम। और अब क्या हो सकता है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है इसके अंदर, तो 2 केसेस हैं। जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो सकता है ये उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, और दूसरे को रिड्यूस कर दे। हो सकता है ये खुद क्या हो जाए? रिड्यूस, और दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज। दोनों ही केस में मान लो अगर ये एनोड की तरह एक्ट करती है, एनोड की तरह अगर एक्ट करती है, एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। अगर ये एनोड की तरह एक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके H पॉजिटिव आयन बनाएगी, एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। खुद ये क्या हुई है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज है, तो दूसरे को क्या करेगी? जो इसके साथ कनेक्ट होगा उसको ये रिड्यूस कर देगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करे वो गेन कर लेगा। तो यहां ये किसकी तरह एक्ट कर रही है? ध्यान देना, जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एजेंट का काम है दूसरों का काम करना। एजेंट दूसरों के काम करते हैं, खुद ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन दूसरों को प्रोवाइड करवा रहे हैं जो इसके साथ कनेक्ट होगी, तो उसकी क्या करवा रहा है? ये रिडक्शन। तो ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बात करते हैं कैथोड की। कैथोड मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और H2 गैस इसमें प्रोड्यूस हो जाए, हो सकता है। इस केस में वो किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात ये आती है, H2 गैस तो इसके अंदर फिल करी थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे और अपने इलेक्ट्रोलाइट के H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या है? इसके जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर H पॉजिटिव पड़े हैं
वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और H2 बना के इस साइड से निकाल दे। एंटर करवानी है तो इस साइड, रिलीज होगी तो इस साइड, दोनों एक टाइम पे नहीं होंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप साथ में इलेक्ट्रोड क्या लगा रहे हो। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक बार इसके साथ जिंक की इलेक्ट्रोड लगा के देखते हैं और एक बार इसके साथ कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा के देखते हैं कि क्या क्या डिफ्लेक्शन, वोल्टमीटर के अंदर कितनी रीडिंग आती है और कैसे वो डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर हम बात करें इसके पोटेंशियल की, तो जो इनके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आप देखोगे कि इसकी जो ई नोट वैल्यू है, ई नोट वैल्यू, ये नोट क्यों लगाया गया है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर। ई नोट वैल्यू, और ई नोट कौन सी है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप किसके अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, और वो किसका नेगेटिव होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो सीरीज एक ही याद करेंगे, दूसरा तो इजीली कैलकुलेट, मतलब अगर किसी का -0.50 है तो उसका मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.50, ये इसका कितना होता है, 0 वोल्ट। तो ध्यान रखना, इसका जो ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो होता है 0 वोल्ट। अब हम बारी बारी से एक बार जिंक इलेक्ट्रोड इसके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर हम कॉपर इलेक्ट्रोड इसके साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफ्लेक्शन आ रही है वोल्टमीटर। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने क्या किया है, जिंक रॉड कनेक्ट करी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। जिंक को डिप कर रखा है ZnSO4 और जनरली इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी लेके चलते हैं हम, 1 मोल। सॉल्ट ब्रिज है, बीच में एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हो। ओके, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ना करे। वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में वोल्टमीटर के देखो तो टर्मिनल होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ये टर्मिनल ऑलरेडी नेगेटिव है और ये टर्मिनल क्या है इसके विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। आपको कैसे पता चलेगा, वोल्टमीटर को जोड़ने से। अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड जुड़ने पे और इसका नेगेटिव टर्मिनल इस साइड जुड़ने पे रीडिंग दिखा रहा है, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर है कि ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। और अगर रीडिंग नहीं दिखा रहा और मेरे हाथ में इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल है वोल्टमीटर का, तो अपने आप समझ जाऊंगा कि इधर नेगेटिव पे जुड़ने पे उसने रीडिंग नहीं दिखाई। ओके, पॉजिटिव के साथ उसका पॉजिटिव ही जुड़ना चाहिए और इधर नेगेटिव के साथ उधर नेगेटिव। अगर इधर पॉजिटिव है तो मतलब वोल्टमीटर का कौन सा एंड इधर जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव। ओके, तो जब वोल्टमीटर रीडिंग शो करेगा तो इस केस में जो रीडिंग आती है जिसको हम कहते हैं ई नोट सेल, क्योंकि अब सेल बन चुका है पूरा, ये हाफ सेल नहीं है। अगर अकेला बीकर होता तो मैं इसको कहता ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसको क्या कहता है, रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, एनोड का, और ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का। हाफ होते तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते, उसको रिडक्शन हाफ सेल कहते। लेकिन इस अब ये कंप्लीट सेल बन चुके हैं। ई नोट सेल जो आया वो आया प्लस 0.76 वोल्ट। अब हमें क्या पता कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो देखिए इसका तो होता है 0, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, जिंक का, ऑफ जिंक। ये जिंक रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है क्योंकि ये इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडाइज हो रही है। अब बात करते हैं कि इस सेल के अंदर रिएक्शंस कैसे होगी। तो देखिए इस सेल के अंदर रिएक्शंस कैसे होगी, अगर हमें वो देखना हो तो हम क्या करेंगे, एट एनोड, एनोड की रिएक्शन देखेंगे जिसपे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, जिंक का। किसमें कन्वर्ट होगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। और अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड में क्या होना है, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी होनी है,
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, क्या करेगा वो 2H पॉजिटिव एक्वस HCl में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये पहुंच जाएगा H2 गैस के अंदर। रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल जिंक सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस। इलेक्ट्रॉन्स ना इधर लिखने ना इधर, वो कैंसिल हो जाएंगे जब हम ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन ये बनी, रीडिंग कितनी आई प्लस 0.76 वोल्ट। पता कैसे चला कि ऑक्सीडाइज हुआ है? वोल्ट मीटर की रीडिंग से। अगर उल्टा कनेक्ट करते हो तो रीडिंग ही नहीं आएगी, ठीक है। मतलब उसको आप एनोड बनाओ, इसको कैथोड बनाओ तो रीडिंग आएगी ही नहीं, वो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा। इनर सर्किट कौन कंप्लीट करवाता है? सॉल्ट ब्रिज विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू बीकर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को मेंटेन करके रखता है। हाँ जी, सेल रिप्रेजेंटेशन कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस केस में, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बताया था, बीच में क्या लगता है? डबल लाइन। किसको रिप्रेजेंट करती है? सॉल्ट ब्रिज को। लेफ्ट साइड पे जिंक सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, कंसंट्रेशन लिख सकते हो 1 मोलर। राइट साइड में कौन किस में कन्वर्ट हुआ है? H पॉजिटिव, जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, कन्वर्ट हुआ है H2 के अंदर। लेकिन H2 गैस है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपने क्या किया? प्लेटिनम यूज किया। तो कोमा लगा के प्लेटिनम जरूर लिखना है, कोमा लगा के प्लेटिनम जरूर लिखना है। यहां लाइन मत लगा देना। आप कहोगे कि सर फेस बाउंड्री है तो सॉलिड है, ये गैस है। भाई ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बना रहा है, इसीलिए कोमा लगा के ही लिखोगे आप। डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? फेज बाउंड्री को। ये सॉलिड है, ये एक्वस है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड किसकी होती है? ऑक्सीडेशन की। राइट साइड किसकी होती है? रिडक्शन। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर रॉड के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। ध्यान दीजिए, अगर आप एनसीईआरटी, प्रदीप, मॉडर्न इन बुक्स में देखोगे ना, ये राइट में बना हुआ है कॉपर के केस में, और ये लेफ्ट में बना हुआ है। तो कंफ्यूज मत हो ना, आप ऊपर साइन देख लेना, वहां पे राइट साइड के आपको साइन पॉजिटिव दिखेगा और ये राइट में होगी। ओके, ये मैंने अगर लेफ्ट में बनाया तो यहाँ पॉजिटिव है। तो वोल्टमीटर की जो डिफ्लेक्शन है, वोल्टमीटर की जो रीडिंग है, वो तभी आती है अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ते हो और नेगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर का इसके साथ जोड़ते हो। चाहे आप इसको लेफ्ट में लिख लो चाहे राइट में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, इस बार इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जाएंगे और जो करंट होगा वो कॉपर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। हाँ जी, अब अगर हम बात करें इसी ई सेल की, ई नोट सेल जो आया था वो वोल्टमीटर पे रीडिंग देखने को हमें मिला प्लस 0.34 वोल्ट। अब ये पॉजिटिव आया है और ये भी पता चल चुका है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड है तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो ये कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना है? 0.34 वोल्ट प्लस का, प्लस 0.34 वोल्ट। अब बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की या फिर रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। देखिए, अगर हम बात करें एनोड की तो एनोड पे क्या होना है? हमेशा ही ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन हो किसकी रही है? ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? इस बार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस बार 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी H पॉजिटिव में।
बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट में पड़ा है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में और कंटिन्यूसली डिपॉजिट होता जाएगा किस पे, कैथोड पे। ये कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है और ये एनोड के अराउंड ये बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, इसकी जगह कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हो, H2 गैसियस कन्वर्ट्स इनटू कॉपर सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस। ये होगी ओवरऑल रिएक्शन। बात करते हैं इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन की, कि सेल कैसे रिप्रेजेंट करना है इसका। तो कैसे करेंगे हम सेल रिप्रेजेंटेशन, बीच में हम क्या लगाते होते हैं, सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट साइड पे क्या आता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, कन्वर्ट हुआ है H पॉजिटिव में जिसकी कंसंट्रेशन है 1। ये प्लेटिनम कॉमा जरूर लगाना। राइट साइड पे क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस इलेक्ट्रॉन गेन करके या 1 मोलर लिख लेना, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये होगी सेल रिप्रेजेंटेशन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन का, राइट साइड रिडक्शन हाफ सेल का। तो अब हम पढ़ते हैं सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम पढ़ चुके हैं। क्या डेफिनेशन थी इसकी, कौन कौन से फैक्टर थे। अब देखिए जब लेफ्ट साइड पे हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल के अंदर जब एनोड लगाते हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कैथोड होता है, तो वो एक कंप्लीट सेल बनता है। उस टाइम पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ अलग होगा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ अलग होगा। हालांकि एनोड का मेजर किया जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का मेजर किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो ओवरऑल जब हम ईएमएफ का फॉर्मूला बनाएंगे, ओवरऑल जब हम ईएमएफ का फॉर्मूला बनाएंगे तो वहां माइनस सिंबल आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ ए सेल होता है। तो देखिए एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट बीकर में जिंक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और राइट बीकर में हम क्या कर रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं, तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कुछ अलग होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी अलग है। ये हमें भी पता है, जब ये इकट्ठे जुड़ेंगे तो ये लॉस करेगा, ये गेन करेगा। ठीक है, ये लॉस करेगा और ये गेन करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आया था, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया था, प्लस 0.34 वोल्ट। और इसको अगर मैं रिडक्शन में कन्वर्ट करूं तो वो आएगा माइनस 0.76 वोल्ट और इसका प्लस 0.34 वोल्ट। वो तो है, कंपैरिजन सेम वाले का होता है, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके, हाँ जी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, कम है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा रिडक्शन होने की टेंडेंसी किसकी है, इसकी, और ज्यादा ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी किसकी है, इसकी। तो जब इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इट मींस इनके दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होंगे, डिफरेंट। तो जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट बीकर में इसको लेके चले, जिंक इलेक्ट्रोड डिप किस में हो, ZnSO4 में, राइट बीकर में किसको लेके चलते हैं, कॉपर डिप किस में होता है, कॉपर सल्फेट में। उस टाइम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या बनी, द डिफरेंस इन electrode potential of two electrodes, कौन कौन सी, एनोड एंड कैथोड,
in a cell is called cell potential और सेल वोल्टेज भी कह सकते हैं, या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। इसी को ईएमएफ कब बोलेंगे? ईएमएफ क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। जब भी सेल में से कोई भी करंट बाहर ना ले, कुछ भी करंट का कोई भी अमाउंट बाहर ना ले, सेल से करंट ड्रॉ ना करे, उस टाइम उस सेल पोटेंशियल को कह दिया जाता है ईएमएफ। इफ नो करंट is drawn from the cell, then it is called EMF, electromotive force। मतलब कौन ग्रेटर हुआ, EMF या सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? EMF ग्रेटर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एक बात और है, अगर करंट ड्रा नहीं कर रहे तो सेल पोटेंशियल को क्या कह देते हैं? EMF। लेकिन अगर उससे आप करंट बाहर ले रहे हो, सेल से उसको यूज कर रहे हो, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर उस एनर्जी को यूज कर रहे हो, मतलब आप करंट यूज कर रहे हो उसका, उस टाइम सेल पोटेंशियल को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे टू टर्म्स अराइज हुई है। कॉमन टर्म तो है सेल पोटेंशियल, इसकी टू टर्म्स आ गई। ईएमएफ कब है? जब कोई भी करंट ड्रॉ ना किया जाए, और जब आप सेल से करंट ड्रॉ कर लेंगे उस टाइम उसको बोल दिया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अब पढ़ते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली मेन इनके थ्री डिफरेंसेस हैं। देखिए ईएमएफ क्या होगा? इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड इन ए सेल व्हेन नो करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आउटर सर्किट के अंदर या ओपन सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना करे, सेल से हम कोई भी करंट ड्रॉ ना करे, उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। लेकिन अंडर एनी कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि ओपन सर्किट, एनी कंडीशन का मतलब है कि अगर आप जब क्या कर रहे हो, सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो, सर्किट कंप्लीट कर रहे हो, ओपन सर्किट नहीं है, सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो, बाहर ले रहे हो, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, नेक्स्ट है इट कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। इसको सिंपल वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर क्या करता है? करंट ड्रॉ करता है सेल से, तभी तो रीडिंग दिखाएगा। तो फिर पोटेंशियोमेट्रिक मेथड क्या होता है? आपको याद है मैंने आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया था, उसके अंदर अपन सेंटर में क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर लगाते थे, चार उसके अंदर, फोर उसके अंदर लगा रखी थी रेजिस्टेंस। तो वही चीज है, और गैल्वेनोमीटर के अंदर R1 by R2 is equal to R3 by R4 तभी फॉलो होता था रूल, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। फिर हमने क्या किया? गैल्वेनोमीटर की जगह ईयरफोन लगा लिए थे कि ईयरफोन के अंदर कोई भी नॉइज ना आए, करंट ना आए। इसका मतलब वो करंट ले ही नहीं रहा सेल से, तब मेजर करते हैं इसको पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से। ओके, लेकिन इसको अपन क्या करते हैं? सिंपल वोल्टमीटर से मेजर कर लेते हैं। ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो किसी भी सेल से ऑब्टेन हो सकती है, और ये मैक्सिमम नहीं होती है, ऑलवेज लेस देन होती है ईएमएफ से। अब ना काफी टाइम पहले, अब तो आजकल तो जो नए टेलीविजन आते हैं उनके अंदर ही स्टेबलाइजर होते हैं, स्टेबलाइजर यूज करते थे। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे उनके साथ हमें स्टेबलाइजर यूज करना पड़ता था। तो बाहर से अगर कई बार क्या होता था, वोल्टेज अगर ज्यादा हो जाती थी, मान लो 240 वोल्ट आई है और हमारे टेलीविजन को सिर्फ चाहिए 220 वोल्ट, तो वो क्या करता था? उसको डाउन करके, उसको क्या करके, वोल्टेज को डाउन करके और टेलीविजन को सप्लाई कर देता था। जो 240 वोल्ट आ रही है वो है ईएमएफ, और जो 220 वो आगे सप्लाई कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो ये ऑलवेज क्या होता है? लेस देन ईएमएफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नर्नेस्ट इक्वेशन करेंगे। धन्यवाद।